मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 111। सॉरी गाइस, कुछ वक्त पहले मेरी तबीयत और मेरे काम के कारण मैं चैप्टर नहीं डाल पा रही थी और अभी भी मेरे एग्जाम आने वाले हैं। फिर मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ वक्त में आपको आपका चैप्टर मिलते रहे और आप मेरे साथ आरो की आगे की जर्नी को पढ़ सके कि आखिर अब करेगा क्या, क्योंकि आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न और अलग अलग एडवेंचर से भरा होगा। तो अब तक मेरी कहानी में बनी रहने के लिए दिल से शुक्रिया और चलो ज्यादातर देर ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने देखा कि सारे साम्राज्य में राजकुमार आरव का चेहरा सबके सामने उसका अलग ही व्यक्तित्व नजर आया और राजा कुंभदेव और रानी राजदेवी को भी अब का बिहेवियर बहुत ही अटपटा नजर आया था। पर वह कुछ कर नहीं सकते और करण को भी ज्यादा ना कुछ कहकर आराम करने के बाद अपने मिशन पर निकलने के बारे में सोचे थे, जो वह कब से तलाश कर रहे हैं इस महल में। सुनहरी ऊर्जा और शक्ति स्रोत के बारे में और वह किताब इसके बारे में बहुत कम है उन दोनों ने जाना है। जश्न समाप्त होने के बाद पूरे महल और साम्राज्य में राजकुमार को लेकर अलग अलग तरीके की बातें होने लगी, पर सभी बातों में आरव का एक अलग ही नजरिया और वर्चस्व पर सभी महसूस कर पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर काव्या और वैभव के बीच कुछ देर लगातार बहस और लड़ाई होने लगी। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने लगे और आसपास वैभव की कक्षा के सारे सामान को इधर उधर भी बिखर गया। अंत में दोनों में से कोई भी साथ नहीं हुआ तो काव्या ने वैभव को कुछ कहा और तेजी से उसके कब से निकल गई। वैभवी उसे जाती हूँ मैं देख रहा था, उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल थी और वह कभी भी अपना आपा खो सकता था। वह सोचने लगा कि कैसे वह इस वक्त अपने आप को काबू में कर सकते हैं, नहीं तो वह किसी न किसी को अपना असली रूप दिखा देगा। वैभव गुस्से से चिढ़ते हुए कहने लगा, मर दूंगा मैं उसे, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कटा बना हुआ है वो राजकुमार आरव। मरा डारूंगा उस उत्तराधिकारी को जो मेरे उत्तराधिकारी बनाने और इस साम्राज्य में राज करने के मेरे सपने के बीच में आया। नामो निशान मिटा दूंगा मैं। राजकुमार वैभव के सामने गोलाकार रोशनी के अंदर काली दुनिया में किसी डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर जो वैभव गुस्से से चिख रहा था, चिल्ला रहा था, आप उसका ध्यान उसे और चला गया। उसकी हंसी की आवाज से ही राजकुमार वैभव की आवाज दब सी गई। अब पूरे कक्षा में इस काली दुनिया में हंसने वाली सेक्सियस्ट की आवाज ही आ रही थी। हा हा हा, तुम जितने खतरनाक बातें करती हो और जितना सरियान टेकरी तुम्हारा दिमाग चलता है, उतना तुम अपने काम पर ध्यान देते तो आज ही दिन नहीं देखना पड़ता। किसने कहा था उसे बेवकूफ? राजकुमार ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन को मिटाना मैं तो नहीं कहा था। मैंने कहा था उसे करने के लिए तुम तैयार नहीं थी, और मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगी, पर ये नहीं कहा कि मैं किस तरह से तुम्हें वह दूंगी। पर तुमने खुद ही अपना काम आसान करने और किसी की नजरों में ना आने के लिए और उसे लड़की के जाल में फंस कर उसका साथ देने लगे। मैं कोई जाल में नहीं फंसा था किसी की, मुझे बस एक रास्ता नजर आया इसलिए मैंने वह रास्ता अपनाया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी भरोसे रहता तो तुम अब तक मुझे इस जगह पर लाकर खड़ी कर दी थी जहां पर अब मैं हूं। तो अभी भी तुम वहीं पर हो जहां पर कुछ साल समय पहले थे। कुछ नहीं बदला है, पर एक चीज बदल गई है, तुम्हारा दुश्मन अब शक्तिशाली हो चुका है। पहले तुम मुझसे बहुत आसानी से अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा सकती थी, पर नहीं, तुम्हें तो षड्यंत्र रचना था और अपने राज्य और अपने परिवार में सबसे जिम्मेदार नजर आना था। तो क्या तुम्हें वह मिला जो तुम चाहती थी? नहीं, बल्कि आप उसे राजा की नजरों में वह राजकुमार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है जो पहले था उससे भी बढ़कर, और अब तक तुमने वह सुनहरी शक्ति और वह किताब भी नहीं ढूंढा जिसे मैंने कहा था। तुम कर क्या रहे हो? मुझे तो लगता है इस वक्त मैं इस महल के सबसे नाकारा इंसान से बात कर रही हूँ जो सिर्फ कहानी के लिए। ये कहकर तेजी से हंसने लगी। बस करो, तुम मुझे क्या कह रही हो? तुम अपने आप को देखो, इतनी समय से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती अपना चेहरा दिखाने के लिए मेरे चाहिए तुम अपने सारे काम करवाती हूँ क्या उसे काली दुनिया में कोई? वैभव कुछ कह रहा था कि वह रोशनी बन अचानक से गायब हो गई। अब वहां पर वैभव की के अलावा उसे कब से कोई नहीं था। ये देखकर वैभव को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वह देखते हुए एक पिलर पर लात मार दिया। वैभव गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा, देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं, जो अभी मुझे नकारा और मेरा साथ छोड़ कर जा रहे हैं ना, पर सब भूल गई कि अक्षर ताकतवर ऊपर इंसान ही इस दुनिया में राज कर सकते हैं। वह मैं हूँ जो इस महल और इस साम्राज्य में राज करेगा, चाहे कोई भी आज मेरे सामने, पर मैं उसे खत्म कर कर उसे राज्य की उत्तराधिकारी और राजा का गाड़ी हासिल करूंगा। फिर कुछ सोचते हुए, असली खेल शुरू करने का पहले तो मुझे लगता था कि आरव का काम बहुत आसानी से तमाम करना है, पर लगता है अब मुझे कुछ अलग तरीके से उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। और अब तो काव्य भी उसी के रंग में रंग रही है, पर कुछ वक्त के बाद तो ये राज्य और राजकुमारी का प्यार सब मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ राजकुमार वैभव का। ये कहते हुए वैभव के चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान ऊपर आएगी जो बहुत कम है वैभव के चेहरे पर देखने को मिलता था। अगली सुबह
आरव कक्षा में जब कारण अपने सपने से भागकर अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगा, उसी वक्त उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई और उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज दौड़ रही है। वह बिस्तर पर लेटा हुआ पसीने से भीग उसका चेहरा और इधर उधर छटपटा रहा था। सूर्य की तेज रोशनी की किरणें बिस्तर पर पड़ रही थी और वह पूरा कमरा जगमगा रहा था। यही तो खासियत थी आरव के कमरे का, चारों पहर हर तरफ के मनमोहक दृश्य बना रहता था उसकी कक्षा में। करण ने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा था और वह गहरी सांस लेते हुए वही बिस्तर पर बैठ गया और खुद से ही कहने लगा, क्या भयानक सपना था ये, क्या ये हो सकता है। ये सोचते हुए उसे वह बात याद आ गई जब आखिरी बार माहेश्वरी में कारण से कही थी, और वह बात याद करती होगी उससे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी जिसे उसने कुछ समय लेकर शांत किया और वापस अपना ध्यान कमल में करते हुए आर को ढूंढने में लगा दिया। क्योंकि वह महसूस कर लिया था कि यहाँ पर आरल नहीं है, जिसे देखकर वह जल्दी से उठकर बैठ गया। उसे मालूम था कि अब आरव की जिंदगी में पहले जैसी कुछ नहीं रहने वाली, अब वह सबकी नजरों में आ गया है। उसके दोस्त जो आरव को जानते हैं, वह लोग भी अब जान चुके हैं कि आरव ही राजकुमार आरव है। ये सब सोचते ही करण जल्दी से पूरे कक्षा पर घूमने लगा। आरोन का कक्ष बहुत ही बड़ा था, जो दिखने में तो नजर नहीं आता, पर हर एक दीवार पिलर अलग अलग दिशा में अनोखा तरीके से बना हुआ था और उसे पिलर्स के बीच बहुत ही सुंदर सजावट के साथ जरूर की हर वह चीज मौजूद थी। पुराने आरव का शौक के लिए सभी चीज वहां पर उपस्थित थी, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने और उसे रखने के लिए एक कोने में खूबसूरती से सभी सामानों को व्यवस्थित रखा गया था, तो वहीं दूसरे कोने में किताबें और चित्रकार के अलग अलग वस्तुएं के बीच एक आरामदायक बैठने की व्यवस्था की गई थी। तो दूसरी और वास्तु और साथ सजावट और कपड़े चेंज करने की एक यूनिक तरीके से बना हुआ लकड़ी का चीज। कुल मिलाकर हर मुझे जो आरव को पसंद किया उसे उस सभी में खुशी मिलती है। वह सभी तरह का ऐसा आराम राजा कुमदेव ने अपने राजकुमार के लिए उसके कमरे में ही विशाल व्यवस्था कर रखा था, और किसी को भी उसकी कक्षा में जाने की अनुमति नहीं थी, सिवाय कुछ खास तरह की नौकर दशन को छोड़कर, जो खुद में ही पहुंच शक्तिशाली जादूगर है। पर सिर्फ राजा कुमदेव ने कहाने पर राजकुमार आरव का ख्याल और उनकी जरूरत की हर कुछ चीज करने में मदद करते हैं। यही सब दिखता है कि राजा कुमदेव अपनी इस राजकुमार से कितना लगाव और प्रेम करते हैं। ये सारी चीज पर मैंने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। इस कक्ष में रहने का मतलब है कि भूल भुलैया में रहना, आखिर गया तो गया कहाँ। ये सब कहते हुए कारण बढ़ाने से इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई थी, जिसे सुनते हुए वह उसे और चला गया और सामने देखा तो वह उसकी आंखें चौंधिया से गई थी, क्योंकि सामने एक बहुत ही सुंदर और भाव बालकनी था, जहां हर कलर की फूल रंग की पहले चारों ओर लगे हुए थे और एक किनारे झूले और बैठने की व्यवस्था था। तो दूसरी ओर एकदम खाली जगह, जहां पर आरव अपने ऊपर के वस्त्र निकाल कर शांत बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा था, पर उसके सामने एक गोलाकार रोशनी से बहुत सारी आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर करण वहां पर आया। वह कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो गया और सामान्य देखने लगा आरव, जिसके माथे पर पसीना मोतियों की तरह चमक रहे थे, क्योंकि सूर्य की किरणें आरव के चेहरे पर भी पड़ रहा था और वह बहुत ही ज्यादा आकर्षित नजर आ रहा था। उसके लंबे बाल ऊपर बंधे हुए थे, पर कुछ सामने की लड़की उसके चेहरे में लड़के हुए नजर आ रहे थे, जिससे वह काफी आकर्षक नजर आ रहा था। वह कक्षा महल के सबसे ऊंची इमारत पर बना हुआ था, इसलिए इस कक्ष के आसपास कोई भी और बालकनी नहीं था। इस बालकनी से वह पूरे महल को देख सकता है, पर कहीं और से भी उसे बालकनी या उस कक्ष में कोई नहीं देखा जा सकता। सच में राजा कुंभदेव अपने इस बेटे से तो काफी लगाव रखते हैं, तभी तो आरव पसंद का उसे कक्षा में ख्याल रखा गया है। पर फिर भी क्यों आरव इस महल से भाग गया, ऐसा क्या था। ये सवाल का कारण के मन में तब से चल रहा था जब से उसने वह बकवास सुनी थी कि इस महल से भाग गया था, और वह एक साधारण लड़का था जिसे जादू की कोई ज्ञान नहीं थी, ना ही उसके अंदर जादुई शक्तियां मौजूद थी। पर अब जो आरव उसके सामने था, उसकी शक्तियों का अंदाजा तो अब करण को भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से अब व्यवहार और अपनी शक्तियों को अंजाम दे रहा था, उसे तरह से तो करण ने कभी सोचा नहीं था। पहले आरव कितना शांत पर नटखट और मजाक मस्ती करने वाला शख्सियत है, पर अब इस महल में आने के बाद, अपनी सच्चाई जाने के बाद आप धीरे धीरे बदलने लग गया है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी पिछली आती क्या सच में आपको याद आ गई है। इसके कारण आरव धीरे धीरे बदल रहा है, ये हमेशा वह सोच करता था। अगर ऐसा हुआ तो आरव को महेश्वर की बोले गए झूठ पता चल जाएगा। कारण अपने सोच में घूमता, कभी उसे कुछ आवाज सुनाई थी, तुम जो इसने ख्यालों में खोए हुए हैं, अगर तुम्हें ऐसे ही खोलना था तो तुम अंदर जाकर आराम कर सकते थे, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। यह कहते होगी आराम में अपनी आंखें खोली, जिसमें एक सुनहरी रोशनी जगमगा रही थी। ये देखकर करण का मुंह खुला का खुला रह गया और वह थोड़ा पीछे हटकर लड़खड़ा भी गया। वह हकलाते हुए कहने लगा, आ तुम्हें वह मिल गया। जिस पर आरव में पहले अपनी आंखें छोटी की, उसके बाद वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगा। साथ में उसके सामने वह सुनहरी रोशनी, जिससे अलग अलग तरह की आवाज ही आ रही थी, वह भी धीरे धीरे गायब हो गई। आरव चलते हुए करण के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे कहने लगा,
तुम इतनी बेवकूफ कब से हो गए? तुम्हें ये रोशनी और मेरे शरीर की ऊर्जा शक्ति देखकर समझ जाना था कि मुझे वह मिल गया और मैंने उसे पा लिया। आरव उसके साइड होकर वहां से अंदर की ओर चला गया और करण स्तंभ रहकर आरव को देखने लगा, क्योंकि हमेशा आरव उससे इस तरह से बात तो नहीं करता था। फिर उसके पीछे चला गया और उसके साथ चलते हुए कहने लगा, पर तुमने ये किया कैसे? जहां तक मुझे पता था कि हम तो कुछ वक्त के बाद जाने वाले थे ना सुनहरी उषा शक्ति को ढूंढने। यहाँ पर हमें संकेत मिला था, तुम उसे वक्त उठे नहीं तो मैं अकेले चला गया था। ये कहते हुए आरव सोचने लगा कि कल रात सबके सो जाने और जिसे समाप्त होने के बाद क्या हुआ। सुबह होने की कुछ वक्त पहले ही आरव की नींद अचानक से खुल गई और उसे कुछ महसूस होने लगा, जिसके कारण उसके सर पर उत्तम तेज दर्द होने लगा और अचानक से उसकी आंखें भी सुनहरी होने लगी। उसने धीरे धीरे अपने आप को काबू में किया और अपने आप को नियंत्रित करने के बाद आराम से बैठ गया। आरव ने आसपास देखा तो करण अपनी गहरी नींद में सो रहा था। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उसे जगह पर आ गया जहां पर वह आने वाला था। वो जगह एकदम सुनसान था। अंधेरी के कारण वहां पर कुछ कथन से दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ लोगों के चलने और इधर उधर पहरा देने वाले सैनिकों की कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी जब उसे खाली जगह पर गूंज रहे थे। ये देखकर आरव अपनी छुपने की कला को याद किया और धीरे धीरे सैनिकों के पैर चलने की आवाज आ रही है। आरव दूसरे ओर धीरे धीरे चलने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे अपनी ओर खींचकर अपने पास बुला रहा है और धीरे धीरे वह उसे पूजा को भी महसूस करने लगा। एपिसोड 112। करण के सवालों को सुनकर आ जाओ अपनी गहरी सोच में गुम हो गया कि आखिर उसके साथ पिछले रात हुआ क्या था और किस तरह से उसे वह सुनहरी रोशनी मिली। पर वह कुछ ही कारण को कुछ बता पता उसने पहले ही उसका ध्यान कुछ आवाज होने खींच लिया। सुनहरी रोशनी और उसकी शक्तियों में बदलाव होने के कारण अब आरव को बहुत दूर तक की सभी छोटी बड़ी आवाजों को सुन सकता है और रोक भी सकता है। इसलिए उसे समझ आ गया कि कोई उसके कक्ष की तरफ बढ़ रहा है और कदमों की आहट से वह समझ गया कि कुछ देर बाद उसकी कक्ष में किसी की दस्तक होगी। इसलिए वह जल्दी से दूसरी ओर चला गया। वही करण को बिना जवाब मिलेगी उसका जवाब मिल गया। करण भी दूसरी ओर जाकर तैयार होने लगा। आरव जल्दी से अपनी शक्तियों की मदद से पूरी तरह से राजकुमार आरव की तरह राजशाही अंदाज में तैयार हो चुका था, पर उसने अपना एक अलग सा डिजाइन भी अपनी तरह से तैयार कर चुका था, जिससे वह बिल्कुल अलग और कभी प्रभावशाली नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजदेवी जी कुछ ऋषियों और सैनिकों के साथ आधार के कक्षा की तरह बढ़ रही थी। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वह लंबा अंगरक्षक और कुछ सैनिक सच में पड़ गए कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि कल रात को आग गुस्सा भरा चेहरा देखकर वह इतना तो समझ गए थे कि आरवी अब एक भी गलती माफ नहीं करेगा। और उन्होंने हिदायत उसने यह आदेश भी दिया था कि बिना उसके इजाजत की कोई भी उसके कक्षा में ना जा पाए। पर वह राज रानी जी को कैसे ये कहे? अंगरक्षक कुछ कहता उससे पहले राज रानी जी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और कक्षा के अंदर चली गई। आरव और करण साथ में ही उसे और आ गए, जहां उसके कक्षा की प्रवेश द्वार के सामने बैठने के लिए एक आरामदायक गलतियों के साथ बैठने का प्रबंध किया गया है और उन गुंडों के बीच एक कांच का सब जमाती हुई गोलाकार टेबल भी रखा हुआ है। आरव और करण ने देखा कि वहां पर रानी राजदेवी जी कुछ दर्शन के साथ उपस्थित थी। हालांकि आरोग्य के कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली और सीधा उसके कक्षा के अंदर इस स्थान पर आकर बैठ गई, जो कि उसे कक्षा की प्रारंभ में ही शुरू होती है। किसी को भी आरोग्य कक्षा में बिना राजकुमार आरव और राजा कुंभदेव की अनुमति के बिना प्रवेश करने से वंचित था, चाहे वह राजदेवी जी ही क्यों ना हो। आरव ने जब राजदेवी जी को देखा तो और उसने अपने चेहरे पर सख्त भाव ना लिया और ठीक है आंखों से राजदेवी के सामने खड़े हो गई और सभी दासी और सैनिक की तरफ देखा, जो कि अंदर ही आकर खड़े हो गए थे। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसके गुस्से को महसूस कर कर बाकी सब वहां से चले गए तो वही राजदेवी जी उसे देखकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। पर जैसे ही उसने आरव के भावहीन चेहरे को देखा तो उसके चेहरे के भाव पूरे फीके पड़ गए और अपने आंखों में ममता लिए वह आरव को देखने लगी। वह प्यार से कुछ कहती उससे पहले ही आरव ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। इस बार आपकी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूँ। आगे से बच्चे इजाजत के बिना इस कक्ष में आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो इनका एग्जाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर आरव दूसरे तरफ पलट गया और अपने हाथ बांधकर कहने लगा, आप जा सकती है रानी जी। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का कोई काम हो तो आप मुझे आदेश देकर अपनी कक्षा बुला सकती हैं। ये सुनकर राजमहारानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने वाली थी, पर वह किसी तरह से अपने आप को संभाल ली और प्यार भरी अंदाज से आरव के पीठ को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरे उससे इस तरह से बताओ क्यों कर रहा है। फिर भी उसके पास चली गई और उसके बर्ते पर अपना हाथ रखकर कुछ कहती उससे पहले ही आरव तो कदम आगे आ गया। ये देखकर राजरानी जी अपना सर नीचे झुकाकर वहां से चुपचाप चली गई। उसे कक्षा में से बाहर जाने के बाद आरव ने सैनिक को बाहर से अंदर बुलाया और राजदेवी जी ने जो नाश्ते के तल लाए थे उसे बाहर ले जाने को कहा।
उसका ऐसा रवैया देखकर तो करण के सर चकरा रहा, क्यों करना क्या चाहता है उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अब ने पीछे कारण की तरफ पलटा तो कारण 2 कदम पीछे हो गया। अब उसे आराम से डर लगने लगा था। बार बार उसका रवैया और में बदनाम उसे आरव को आपसे डरने पर मजबूर कर रहा था। आरव ने करण को देखकर उसने गहरी सांस ली और कहा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यह सब देखने और समझने की कोशिश कर लो। तुमने मेरा साथ चुना है तो अब तुम पीछे नहीं है सकते। हम तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक इस दोस्ती को निभाना होगा। तो तैयार हो जाऊं आगे की खेल और राजतंत्र देखने के लिए जो इस महल के हर लोगों के खून में है। अब करण को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसके पिता ने आरव के बारे में ऐसा क्यों कहा था। उसे भी कहीं ना कहीं आरव की बातें समझ आने लगी। अब ने आगे कहा, चलो हमें उसे मैदान की तरफ जाना है। राजा कामदेव ने हमें वहां सुबह आने के लिए कहा था, तो चलो चलते हैं। करण ने हमें सर हिलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम गलत ही क्यों ना हो। पहले तो मेरी मजबूरी थी, पर अब मैं सच में तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ। करण की आंखों में आरव के लिए वफादारी के साथ एक सच्चे दोस्त की परछाई नजर आ रही थी, जो आरव साफ महसूस कर पा रहा था। उसे खुशी थी कि इतने दुश्मन के बीच वह अकेला नहीं है। आरा और कारण साथ में कक्षा के बाहर निकल गए। उसने एक नजर अपने आसपास कुछ दूरी पर खरीद सैनिकों को देखा और फिर उसे अंगरक्षक को, जो हमेशा उसके आसपास ही रहता है। पर उसने एक गहरी सांस ली और बिना उसे पर ध्यान दिया आगे की ओर बढ़ने लगा। कारण थी उसके साथ साथ पढ़ रहा था और कुछ कदम पीछे रहती कर ही वह धीरे से आराम से पूछने लगा, अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? क्योंकि अब तो समझ आ गया कि तुम्हारा पहला कदम उसे जश्न में जाकर अपना वर्चस्व हासिल करना, तो बताओ अब क्या? ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। कहकर कुछ पल के लिए आरव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो कारण की देखने की कुछ पल बाद गायब हो गया। आरव के आसपास वही प्रभावशाली ऑरा था और एक शक्तिशाली जादूगर की प्रभाव जो उसके आसपास रहने से लोगों को महसूस होती थी। करण समझ गया कि यह सच में आ रही है, जिसके हर एक रंग उसके दूसरे रंग से अलग रहता है। वह अब रुद्र और महेश्वरी को याद करते हुए सोचने लगा कि अब उन दोनों की अनुपस्थिति में उसे ही इस सिर्फिलिएट राजकुमार को संभालना होगा, क्योंकि यह जिस तरह से खुलेआम लोगों से दुश्मनी और ना कदम उठा रहा है, अकेला कर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहले ही आरव के पास शक्ति थी, पर करण भी कुछ सच्चाई जानता था और अब तक तो वही सबसे ज्यादा आरव के साथ रहा है। एपिसोड 113। महल के दूसरे हिस्से में राजा कुंभदेव और कुछ और राजाओं के साथ उनके राजकुमार और कुछ उच्च श्रेणी की जादूगर उसे हिस्से में बैठे हुए थे और बाकी राजकुमार और राज जादूकरों की कल को देखते हुए सुबह की नाश्ता कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वहां हर राजा अपने अपने राज्य के जादू और युद्ध नीति का प्रचार प्रसार कर रहा है और एक दूसरे से ऊंचे दर्जे की चक्र ऊर्जा शक्तियों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और राजा कुंभकमदेव की ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश, वह राजकुमार और जादूगर बहुत कोशिश करने पर भी यह नहीं कर पा रही है, बस शांति से उन सब से दूर बैठे हुए किसी गहरी सोच में घूमते हैं। तो वही बाकी राजा और अलग अलग पदाधिकारी शांति से यह सभी चीज देख रहे थे, पर कुछ कह नहीं रही थी। पिछले कुछ सालों से यह सारी चीज इस वक्त की नौजवानों में देखते आ रहे हैं, पर उन सब की आंखें तो किसी एक को तलाश कर रहे थे जो इस वक्त वहां पर उपस्थित नहीं था। तभी वहां पर आरव सामने से चलते हुए उन सबको नजर आया और बहुत ही शांति से अपने धीरे कदमों के साथ उन सब की तरफ बढ़ रहा था। उसके आने से अचानक से हवा में एक अलग सा खालीपन की आभा गो लिखी गई, जैसे सब महसूस कर रहे थे और अनजाने में या जानकर सब अब उसे तरफ देखने रहे हैं। जहां से आरव आ रहा था उसकी आंख बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और अनोखी थी। उसके पीछे चल रहे करण और वह लंबा अंगरक्षक भी कुछ कदमों की दूरी बनाकर ही आराम से चलने लगी, क्योंकि इस वक्त आरव का और उन दोनों की दम घुटने की वजह बन रही थी। तो वहीं कुछ समय भी आरव को घेर कर ही चल रहे थे। रटोरी दूरी बनाकर बाकी सब भी उसी तरफ देख रहे थे और इस वक्त आ रहा किसी राजा की तरह चलते हुए उन सब की तरफ आते हुए नजर आ रहा था। ऐसा प्रभाव सारे व्यक्तित्व आज तक उन्होंने कुछ ही राजाओं में अच्छी है या सुनी थी। ये बात हर कोई जानता था, पर खाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर राजा चाहता था कि उसकी साम्राज्य की राजकुमार या कोई भी राजा या जादूगर की आवाज इस तरह की हो कि देखने वाले ही घुटने टेक दे उनके सामने। पर पारस साम्राज्य की तो बात ही अलग थी। यहाँ की हर राजकुमार राजकुमारी के खून में एक अलग सा जादुई ऑरा छुपा हुआ है, जो किसी निश्चित कार्य के लिए ही उन्हें मिलता है। और पारस साम्राज्य की रहस्य में जादू के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। ऐसे ही नहीं, ये सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली साम्राज्य है, जिससे दुश्मनी लेना कोई नहीं चाहता। आरव आराम से चलते हुए राजा कुंभदेव के पास आकर खड़े हो गए और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर बाकी वहां पर बैठे राजाओं को देखकर उनका अभिवादन किया। ये सभी चीज करते वक्त धारा के चेहरे पर एक भी भाव नहीं थे।
वह बहुत ही शांत और सभी नजर आ रहा था। फिर राजा कुंडी के कहने पर वह उसके बाजू में आराम से बैठ गया। करण और अंगरक्षक भी कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए तो वही बाकी सब राजकुमार और जादूकर तुआरोन के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गए थे कि अपना सभी चीज को छोड़कर बस आरव को ही देख रहे थे। इस सिलसिलाते हुए धूप में भी आपकी चर्चा चमकदार और नर्म नजर आ रही थी। साथ में जो पोशाक उसने पहना था उसने वह काफी ज्यादा आकर्षित नजर आ रहा था, जिसके कारण कुछ राजकुमारियां जो बैटल ग्राउंड में दूसरे राजकुमार के साथ बटकर रही थी, आप वह सभी चीज छोड़कर बस राजकुमार आरो को ही देख नहीं में बिजी हो गई थी। ये देखकर कारण ने सरला दिया और मन ही मन सोचने लगा, अगर इस वक्त माहेश्वरी होती ना तुम्हारा को ऐसे देखने वालों की आंख निकाल देता, चाहे उसके सामने कोई भी साम्राज्य की रानी है कि ना हो। ये कहते हुए उसने अपनी मन में कहा, क्या सच में रहा वो ऐसा कर सकती है? आप तो आरव अब राजकुमार आरव है, वह भी सब दुनिया की सबसे बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी। यह सब सोते हुए ये बोली गया कि अब उसकी मान की सभी बातों को आराम से सुन सकता है और साथ ही साथ यहाँ मौजूद बाकी के जादूगर भी पर इस वक्त की किसी का ध्यान करने के ऊपर नहीं था। जब आराम ने देखा कि सब जो कुछ वक्त पहले वहां पर एक दूसरे को अपनी जादुई शक्ति दिखाकर एक दूसरे को नीचा दिखा रही थी, अब वहां पर एकदम से शांति फसल गई। हम बाकी राजा है और मंत्री भी उसकी तरफ बहुत ही गहरी नजरों से देख रही थी। तो वही राजा घूम रहे हो तो किसी गहरी सोच में घूमते हैं। ये सब देखते हुए मानव ने मन ही मन कहा, क्या इन लोगों को यही मुझे मुक्त दर्शन बनाने के लिए बुलाया गया था? मुझे अगर पहले पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। पता नहीं इस दुनिया के लोग इतने अजीब लग क्यों है, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं नहीं चाहता। ये कहते हुए आरव ने अपनी गहरी नजर को राजा कुंभदेव पर डाली और कहा, अगर आपको ऐसे ही मुझे इन फालतू चीजों में उपस्थित करना था तो मुझे पहले ही बता दिए कि तो मैं यहाँ आता ही नहीं। माफ करना महाराज, पर मुझे ऐसी किसी भी चीजों पर इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने सभी को एक बार फिर से प्रणाम किया और वहां से तेजी से निकल गया कि रवैया से हर कोई हैरान था। तो वही राजा, घूमती हूँ, तुम बस शांति से अपना जो उसका गिलास उठा कर दे तेरे पीने लगे। कल रात के बाद राजा को कुछ तो समझ गए थे, जिससे अब उसे आरव के स्वभाव से किसी भी तरह की शिकायत नहीं थी। तो वही यह सभी चीज दूर से ही कुछ आंखें देख रही थी। जो आंखें उसी में यह नजारा देख रही थी, उन आंखों में अलग अलग भावनाएं छुपी हुई थी। किसी की आंखों में ईर्ष्या थी तो किसी की आंखों में चमक, तो किसी की आंखों में बहुत ही ज्यादा नफरत, और यह सभी की नजरें आना बहुत आसानी से महसूस कर रहा था। इसलिए वहां से जल्द से चले जाना, और ऐसा हुआ भी। राजा कुंदेव ने उसे एक बार भी रोक नहीं। एपिसोड 114। आरव, तुम्हें नहीं लगता तुमने ये दास के कपड़े पहनकर फिर से इस बाजार में आना खतरे से खाली नहीं है? अभी कुछ वक्त पहले ही हम मरते मरते बचे। तुमने ये खुफिया रास्ता कहाँ से ढूंढा था और तुम ही यह सभी चीज पता कैसे है? कारण एक के बाद एक अपना मुंह ढके हुए आरव के पीछे चलते चलते ये सभी सवाल कर रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसका ये दोस्त उसे कुछ बताता क्यों नहीं है। महाराज से मिलने के बाद आरव अपने कक्ष में ना जाकर अपने पीछे मौजूद अंगरक्षक और बाकी सेवा की टुकड़ी को चकमा देखकर उसके साथ कुछ देर तक एक बड़े से मटके के अंदर छुपा रहा। फिर अंत में उसे दो दास की कपड़े मिली, जिसे बदलकर वह महल के एक किनारे छोटे बालिकने वाले रास्ते से महल के सबसे छोटे दीवार से खुद गया और वह रास्ता शहर की ओर जाती थी। तू ये सब जानकर करेगा क्या, या ये होता कि मैं तुम्हें वहीं छोड़कर अकेले यहाँ आ जाता अगली बार से? नहीं नहीं, तो जो भी करना मुझे अपने साथ ही रखना, क्योंकि मैं और परेशान नहीं होना चाहता तेरे कारण। तुम्हारे उसे अंगरक्षक की तरह अभी तुम्हारा जाने का कहाँ प्लान है? सही सही बताओ। मैं तो बस यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ इस महल के सदस्यों के बारे में कि प्रजा भी वही देखते हैं जो उसे दिखाया जाता है, तो मैं वही देखना चाहता हूँ कि इतनी समय तक जब मैं नहीं था तो प्रजा को क्या बातें पता है और क्या नहीं। और मुझे भी जानना है कि मेरे राज्य में जो कितना शक्तिशाली और भाव साम्राज्य है, उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, ताकि आगे जाकर कोई भी तरह की परेशानी है तो मैं उसका सामना कर सकूं। तुमने महसूस नहीं किया होगा, पर मैं बहुत अच्छे से कुछ समय पहले ही मैसेज कर लिया कि जिस तरह से सभा की सभी लोग मुझे देखते हैं, वह मुझे देखने से ज्यादा इच्छा करते हैं, और इस जगह को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा उन सब के असली चेहरे सामने लाकर। यह कहते हुए आरव आगे बढ़ाने लगा। करण ने गहरी सांस लेते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। पता नहीं किसी राजकुमार की दिमाग में क्या चलता रहता है। पहले इसकी यात्रा चली गई थी तभी यह अच्छा था, कम से कम मेरी बात तो मानता था, पर अब देखो यहाँ सभी चीजों को जानने के बाद तो यह और भी जानता हूँ जिज्ञासा बन गया है। पता नहीं मेरी बहन कब आएगी? अगर इस वक्त वह यहाँ होती तो वही इशारा को देखकर क्या सोचती? दूसरी तरफ, जल्दी से हमला करो, हमें उन्हें बचाना ही होगा। सेनापति, तुम अपने कुछ जादूगरों के साथ दूसरी तरफ से उसे खेलो, तुम मेरे साथ चलो और बाकी लोग ऊपरी हमला करेंगे। हम उन्हें दो तरफ से गिरकर खत्म कर डालेंगे। सब फिर जो एक दमदार और गुस्से से भरी आवाज जंगल के बीचों बीच सुनाई दे रहा था। वह जंगल पहाड़, नदी और बहुत ही लंबे लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था। आसमान में कई कई जादूगर अपने अलग अलग साथियों बैकग्राउंड के पेट में बैठे हुए उसे जंगल के ऊपरी तौर पर नजर रखे हुए थे।
पर उसके दूसरी ओर भी कई सारी जंगली ड्रैगन उसे पर हमला करने के लिए उसे तरफ तेजी से आ रहे थे। तुम वही कुछ जादूगर पेड़ों के ऊपर अपने जादू की मदद से खड़े होकर एक मायाजाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथों से अलग अलग तरह की रोशनी एक जगह एकत्र होकर एक जाल बन रही थी। तो वहीं नीचे ही सारा दृश्य माहेश्वरी अपने हाथों में बड़ा सा जादुई तलवार दिए और अंगरक्षा के रक्षा कवच पहने हुए ये सारी चीज देख रही थी। उसके बगल में सबसे शक्तिशाली जादूगर और इन सभी के उच्च श्रेणी के जादूगर रुद्रदेव किस राक्षस की तरह ये सभी चीज अपने सुनने भाव से देख रहे थे। उसके आंखों में जरा से भी भाव नजर नहीं आ रही थी। तो वही अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हुए महेश्वरी रुद्र की पूरी तरह से साथ देने के लिए उसके साथ खड़ी थी। इन कुछ दिनों में उन्होंने बहुत सारी चीजों का सामना साथ मिलकर किया और अभी भी वह रहस्य में जंगल में फंस चुके हैं। पर वह और उसके साथ ही जादूगर जिम मिशन के लिए निकली है। वह उसे सभी मिशन को पूरा करके ही वापस लौटेंगे क्योंकि यह सब पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह दूसरी दुनिया यानी काली दुनिया के जादूगरों और बुरी शक्तियों से तो लड़ सकती है, पर इस तरह की दानव और प्राकृतिक रूप से बने शक्तिशाली ऊर्जा शक्ति जिसे प्राप्त करना सिर्फ बड़े ड्रैगन और अन्य जीवों के लिए आसान होता है, उन सभी स्थानों को नष्ट करना उन सब का मुख्य उद्देश्य है। ये तो अभी शुरुआती है रुद्रदेव और माहेश्वरी की मिशन की सफर की पहला पड़ाव का। कुछ देर में रुद्रदेव के सभी शक्तिशाली और उच्च श्रेणी के जादूगर ने वह जल तैयार कर दिया और अब तक वह जानतू जीव और पागल हो चुके ड्रैगन जिन्हें ऊर्जा स्रोत से ऊर्जाएं मिली है, वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लिया है, जिसके कारण हो चुके हैं अगर गलती से भी वह लोग की दुनिया में चले गए तो वहां पर तबाही मचा सकते हैं। उत्तराधिकारी रुद्र माहेश्वरी की तरफ देखा और फिर अपने बाकी के जादूगरों के साथ तेजी से उड़ते हुए वह भी उसे झुंड की तरफ बढ़ने लगे। वह अपने बेहतरीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने 5 तत्वों की ऊर्जा को नियंत्रित करे रहे हैं और वह कुछ दूरी बनाते हुए बाकी ड्रैगन और दानवों का सामना करने लगी। इसी तरह बाकी के जादूगर और सैनिक भी उसी तरह से अपनी युद्ध कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। वही माहेश्वरी भी उसके आसपास आ रहे सभी दानव जो कि अभी कम शक्तिशाली है उन्हें उसे जल की तरफ भेजना की कोशिश कर रही थी, जिससे वह उसे जान में जाकर फंस जाए और वह चला उनकी सभी ऊर्जा शक्तियों को चूस ले। एक भयानक युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। एपिसोड 115। राजकुमार आरव और उसके दोस्त कारण दोनों ही भेज बदलकर शहर की उसे बाजार की तरफ निकल पड़े, जहां पर छोटा बाजार लगता था। आरव के दिमाग में इस वक्त सिर्फ यही चल रहा था कि वह कैसे भी करके महल से दूर रहे। पिछले कुछ समय से जब कई साम्राज्य के राजन और जादूगर उसे महल में मौजूद है, उसे कभी कभी बहुत अजीब सा अभाव होता था। ऐसा लगता था कि उसके आसपास कोई है और उसे पर कोई नजर रखे हुए हैं, और यहाँ पर तो हर राजा और जादूगर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वह अच्छी तरीके से अपनी शक्तियों को अदृश्य रखने में बहुत ही ज्यादा असमर्थ हो रहा है। अब आगे करण और आरव दास के कपड़े पहने हुए बाजार के अंदर आ चुके हैं, पर उन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया कि उनके पीछे कुछ समय बाद उसके अंगरक्षक और उसके खास जादूगर सैनिक जो सिर्फ उसके लिए रखे गए हैं वह उनके पीछे आ चुके हैं। ये देखकर मजबूरी में औरों को वापस से महल की तरफ जाना पड़े, जिस तरह से उसके अंगरक्षक उसके पीछे पड़े हुए थे। ये देखकर आरो को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ कर भी नहीं सका, इसलिए वह वापस से महल के पिछले हिस्से से अपने कक्ष में चला गया और अपने कपड़े निकालकर इधर उधर फेंक दिया और गुस्से से वहां पर बैठ गया। ये देखकर कारण को हैरानी भी हो रही थी। आरव के रवैया को देखकर उसी मजा भी आ रहा था कि ज्यादा जाने के बाद भी आरव एक खुलकर और बंदिशों में ना रहने वाला आदमी है, पर अब जैसे ही वह राजकुमार बन गया है तो अब उसे कड़ी सुरक्षा में रहना पड़ता, और साथ ही साथ उसके कई सारे दुश्मन भी बन चुके हैं, और जो वह पहले से ही एक सरियान अधिकारी परिवार में जन्म है। करण ये बात नहीं जानता कि यह राजकुमार आरव के शरीर में 21वीं साड़ी की साड़ी का डॉक्टर आ रहा है, जिसने कभी बंदी से में रहना सीखी नहीं, और उसे साड़ी में भी इसका बहुत गहरा राज छुपा हुआ है जो अभी इस याद नहीं, पर धीरे धीरे इन सभी राज से पर देख खुलेंगे। आरव गुस्से में वहां बैठा है। करण भी वही था कि एक बार फिर अंगरक्षक उसे कक्षा में आकर अपना सर नीचे झुका लिया। वह पहले से भाग चुका था कि राजकुमार आरव इस वक्त बहुत गुस्से में है, और इस वक्त वह कमरा किसी की दम घुटने के लिए काफी था। कारण भी आरव के गुस्से को देख रहा था, पर वह कुछ नहीं कहा। जैसे ही कुछ समय बाद वह अंगरक्षक कुछ ना नहीं कहा तो आरव का गुस्सा फट पड़ा और वह दांत पीसते हुए कहने लगा, अगर कोई काम नहीं है तो यहाँ अपना चेहरा दिखाई नहीं आए हो, जो बोलना है जल्दी से बको और निकलो यहाँ से। जिस पर अंगरक्षक ने सर झुकाया में कहा, राजकुमार आरव आपसे मिलने के लिए राजकुमारी काव्या आई हुई है, क्या हम उन्हें अंदर भेजे कि नहीं? कितनी बार कहा है फालतू लोगों से मुझे कि नहीं मिलना, नहीं, मेरे कक्षा के 100 मीटर की दूरी पर कोई आना चाहिए, चले जाओ यहाँ से। यह कहते हुए अपने बगल में रखे एक कांच का सुंदर वास आरव ने उसे अंगरक्षक के सामने फेंक दिया, जिससे डरकर अंगरक्षक 2 कदम पीछे हो गया। क्या कर रहे हो आराम, तुम पागल हो गए हो क्या? अंगरक्षक के जाने के बाद कारण ने गुस्से में बैठे आरव को देखकर कहा।
उसे आरव का इस तरह से गुस्सा होकर बात करना जरा सी भी पसंद नहीं आया, फिर भी आराम नहीं अपना चेहरा मोड़ लिया और कहा, मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है, तुम अपने कक्ष में जाओ। ये कहते हुए आरव ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फे लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए वहीं पर बैठा रहा। ये देखकर करण ने सर हिलाया और उसे आरव की बात माननी ही पड़ी और वह उसे कक्षा के बाहर चला गया। जब वह कक्षा के बाहर गया तो उसने देखा कि राजकुमारी काव्य और उसे अंगरक्षक और सैनिक के बीच एक बहस चल रही है। काव्य आज नीले रंग की राजशाही पोशाक पहने हुई बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी। उसके पीछे नील भी आदरपूर्वक खड़ी थी। इस वक्त काव्य के चेहरे पर घमंड और गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वह अपने गुस्से से अंगरक्षक को कुछ न कुछ कहे जा रही थी। फिर भी अंगरक्षक सर झुकाए हुए वहां पर खड़ा था। जब करण वहां पर आया तो काव्य उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आरव कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना है, मैं उसकी मंगेतर हूँ, वह कैसे मुझे मना कर सकता है मिलने के लिए? क्या उसे इतना भी याद नहीं? इस पर कारण ने कर खुजलाते हुए उसे देखा और कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जानती हो आरव अपना याददाश्त भूल चुका है और जब उसे यह सभी चीजों के बारे में पता चल रहा है तो उसे यह सारी चीज अपने में बहुत मुश्किल हो रही है। और तुम तो जानती हो कि महेश्वरी बिल्कुल नहीं आराम से मेरा मंगेतर है और आगे जाकर उसके साथ मेरा नाम जोड़ने वाला है, तो तुम अपनी बहन का नाम अब आरव से जोड़ नहीं सकते, ना ही उसके सामने अब ये नाम ले सकते हो। वह अब कोई आम लड़का नहीं है जिससे तुम अपनी बहन राजकुमारी काव्य शहर आप बोल रही है कि यह वही लड़का है जिसे तुम्हें अंदाज करती थी। और तो आपको तो आपकी मंगेतर का चेहरा भी याद नहीं था, और जब अब आपको पता चलना कि यह राजकुमार आरव है और इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी, तो अब आप उसके पीछे जा रही है। तुम अपनी हद में रहो करण, आरव ने तुम्हें अपने साथ क्या रखा है? तुम तो अपनी औकात ही भूल रहे हो। काव्य इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही आरव वहां पर आ गया। किसी को कुछ पता ही नहीं चल वहां आने के बाद आरव ने गुस्से से काव्या को देखा और कहा, मैंने तुम्हें साथ साथ कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो और मेरी आसपास भी आने की जरूरत नहीं है। और क्या कहा तुमने? यह मेरा दोस्त है और मेरे बारे में जो बोलना है ये बोल सकता है, और किसी के बारे में भी मैं इसके साथ हूँ तो ये जो चाहे वह कर सकता है। और तुम मुझे अपने मंगेतर होने का गुरूर मेरे सामने मत दिखाओ, क्योंकि मैं अपने पिता से बात कर चुका हूँ और मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और यह बात बहुत जल्दी ही पूरे साम्राज्य में फैल जाएगा, तो अच्छा होगा कि जितना हो सके उतना जल्दी तुम ये सच्चाई अपना लो। ये सुनकर काव्या स्तंभ रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आरव बस शांति से उसे घूर रहा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया करण के लिए काव्य का रवैया। तो वही काव्या ने अपने आप को संभाला और वह कुछ कहने के लिए आपके सामने आगे बढ़ी ही थी कि आरव 2 कदम पीछे हो गया और फिर दूसरी तरफ मुड़कर आगे चलने लगा। कारण भी पीछे पीछे चलने लगा और उसके पीछे अंगरक्षक और सैनिक भी। एक बार फिर काव्य को हर का सामना करना पड़ा। उसने अपनी मुट्ठी भेज ली और पास रखी फूलदान को गिरा दिया और चीखने लग, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया आरव, बहुत घमंड है ना तुम्हें राजकुमार बनने का, तो ये घमंड तो मैं तुम्हारी तोड़ के ही रहूंगी। तुम्हें अपने सामने झुका नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी काव्य नहीं। तुम पहले वाले कर आरव तो हो नहीं जिसे मैं बहुत आसानी से अपनी उंगलियों पर नाचा है। पर अब तुम जिस तरह से इस अपने गुमान में हो ना, तुम्हारे अंदर अकड़ है ना और रहस्यमय शक्तियां जिसे तुमने जागृत की है, तुम्हें एक शक्तिशाली राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता शिवाय। ये कहते हुए काव्या ने अपनी हंसी रोक ली और दूसरी ओर तेजी से चलने लगी। तो वहीं उसके पीछे नील भी चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आरव जो अचानक से इतने बड़े साम्राज्य का राजकुमार, उसका रवैया काव्य से कैसे इतना बदल ले। तो वहीं दूसरी ओर एक कक्ष में बहुत सारे लोग अपने राजगद्दी में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक सभा आयोजित हुआ है, पर वहां पर सिर्फ बड़े दर्जे के लोग और अलग अलग साम्राज्य राजा महाराजा और जादूगर मौजूद थे, जो उसे चश्मे की बात राजतिलक के लिए रुके हुए हैं। उन सभी के बीच राजा का फरमान पद केक पढ़कर एक जादूगर सभी को सुना रहे थे। उसे फरमान को सुनकर सभी के चेहरे पर अलग अलग इमोशन है, पर सिर्फ अंदर से बाहर से तो कोई भी अपना असली स्वभाव या भाव दिखा नहीं रही थी। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ ऊंचे दर्जे के लोग और पारस साम्राज्य के हर वह अधिकारी जो पारस साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ दिल वह राज्यसभा खत्म हुआ और सब अपने अपने रास्ते चल पड़े। इसी दौरान आरव और कारण भी चलते हुए उसे सभा में आ गए, जहाँ पर इस वक्त सभी या कहीं राजा कुंभदेव के परिवार में मौजूद सभी सदस्य वहां पर आ चुके थे और अभी भी वह वहां पर राजा कुंभदेव के कुछ कहने का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर राजकुमारी काव्य भी मौजूद थी। ये देखकर सब लोग ही सोच रहे थे कि पारिवारिक बाद में बाहरी साम्राज्य की राज्य की राजकुमारी का क्या काम, पर बहुत जल्दी यह भी बात समझ गई कि राजकुमारी काव्य इस साम्राज्य की होने वाली रानी है, या उसका रिश्ता इस राज परिवार से जुड़ चुका है, इसलिए उसका यहाँ होना स्वाभाविक है। सब लोग अपने अपने मन में ये सभी चीज सोची रहे थे कि राजकुमार आरो के आने
के बाद आप सबकी नजर इस पर टिकी गई। राजकुमार आरव के आने पर वह राज्यसभा के चारों तरफ एक सनसनी हवा गुजर गई और राजकुमार आरव के आसपास की हवा एकदम ठंडी और शरीर को काटने पर मजबूर करने जितनी ऊर्जा मौजूद थी। कोई भी उसे डायरी में आए तो उनके शरीर में एक अलग सी कंपन मौजूद हो जाती। ये लड़का तो सच में बहुत ही शक्तिशाली बनकर लौटा है। इस बार किसी ने नहीं सोचा था कि अब राजकुमार आरव इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाएगा, जिसका अंदाजा तो उसे देखकर ही नजर आ रहा है। सब लोग यही सोच रहे थे एक ही राजकुमार आरव इतना शक्तिशाली बना तो बना कैसी, तो वही उसके प्रभाव को देखकर राजा खूबदेव ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने बगल में बैठी महारानी को, जो बस किसी ख्यालों में गुम होकर राजकुमार आरव को ही देख रही है, सबके अपनी तरफ ध्यान देने के लिए राजा कुमदेव ने हल्की सी खड़ा सा फिर सभी को बैठने के लिए कहा। पर आर को तो समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ पर बैठे, तो कारण ने सारे शिव से उसकी जगह बताए हो। राजा कुमदेव की दूसरी साइड दूसरे नंबर की सिंहासन में जाकर बैठ गया। यह एक उत्तराधिकारी और उत्तर निधित्व का सिंहासन है जो राजा के बाद दूसरे नंबर में आता है और सर्वशक्तिशाली है, और महारानी तो सदैव राजा के साथ ही बैठी है। पर राज्यसभा में रानी का सिंहासन आरव सिंहासन की दूसरी और उसकी थोड़ी नीचे आता है। ये कहना सही होगा कि इस साम्राज्य में राजा के बाद उत्तराधिकारी को ज्यादा शक्तियां दिया जाता है, जो एक महारानी की शक्तियों और पद से थोड़ा ऊपर होता है। मेरे को उसे पद में बैठे देखकर तो राजकुमार वैभव का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है, तो वही दोनों राजकुमार भी बहुत ही ईर्ष्या वाली नजरों से राजकुमार आरव को देख रही है, तो वही तीनों रानियां का चेहरा भी कुछ खास अच्छा नहीं था। सबके रवैया को देखकर आ रहा हूँ, उन्हें सबको नजरअंदाज किया और वह सोच रहा था कि आप क्या नया नाटक शुरू हो गया। इस महल में जितना भी यह सारी चीज हो रही थी उतना ही उसे सभी चीजों को समझने में बहुत ही मुश्किल आ रहा था। वह चाह रहा था कि इस वक्त उसका दोस्त या कहीं सब कुछ जानने वाला रुद्रा उसके साथ हो, पर हो तो उसे इस माया जाल में अकेले छोड़कर चला गया। तभी उसे हम सुनाई दिया कि राजा को मुझे क्या कह रहे हैं, और जैसे जैसे राजा कुंभदेव की बातें सुनाने लगी वैसे वैसे सभी का चेहरा काला पड़ गया, पर सब कोई कुछ जाहिर नहीं कर रहा था। यह अनाउंसमेंट राजकुमार आरव यानी उत्तराधिकारी की राजतिलक के लिए किया गया है। बाकी आगे की बात राजा को मिलेगा करते उससे पहले ही आरव ने अपने जगह पर खड़े हो गया, जिसे देखकर राजा गुमदेव उसकी तरफ देखने लगी, जिस पर हर ने कहा, महाराज, मैं इस बारे में आपसे बात कर ली है, तो क्या आप मेरे किए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है जो आप मुझे अपने निर्णय मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मैंने यह बात स्पष्ट कर लिया है कि अभी मुझे ये सारी चीज से दूर रखा हो जाए, पर आप इस रिश्ते और इन सभी चीजों पर मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मुझे इस वक्त बहुत सारी चीज नहीं पता, ना ही मुझे याद है, तो आपके हिसाब से मुझे मीना कुछ कहीं ये निर्णय ले सकते हैं। हम इस साम्राज्य के राजा हैं और साथ ही तुम्हारे पिता तुम्हारे भले के लिए जो सही होगा में लगते हैं, राजा कुंभदेव ने बहुत गंभीर लहजे में कहा। तो ठीक है, आप मेरे बारे में जो चाहे वह निर्णय ले सकते हैं, पर मैं आपके दूसरे ने में पूरी तरह से आशा मत हूँ। मुझे ये रिश्ता नहीं करना और आप मुझे इस बारे में दबाव नहीं डाल सकते। ये कहते हुए आरव ने एक नजर अपने पिता को देखा और उठकर तेजी से वहां से चला गया। उसका ऐसा रवैया, वह भी राजा कुंभदेव के सामने, सब लोग देखकर हैरान रह गए। ये पहली बार था कि आरव ने अपना यह व्यक्तित्व सबके सामने जाहिर किया। राजा कुंभदेव ने भी अपने गुस्से में अपने सिंहासन से उठ गया और तेजी से वहां से निकल गया। उसका गुस्सा से पूरा साम्राज्य का पता था, तो उसके परिवार क्या है। सब लोगों ये बात जानकर हैरान हो गए कि राजा की उनकी प्रिया बेटा, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार है, आज उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। और यही नहीं, उन दोनों बाप बेटे में ये बहस भी हो चुका है। ये देखकर कुछ लोगों की आंखें चमक गई, तो कि लोगों को अपने नए संयंत्र का नया रास्ता मिल गया। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।